तुमसे मिलने का दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने का दिल करता है। तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, तुम ही हो जिस पे दिल मरता है रे बाबा, तुमसे मिलने का दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने का दिल करता है। तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, तुम ही हो जिस पे दिल मरता है रे बाबा, तुमसे मिलने का दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने का दिल करता है। नमस्कार साथियों, मैं रोहित मुकुल प्रगति पथ चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए हम लोग देखते हैं 1833 के चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट में क्या था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। 1813 में आपको चाय और चीन था, चाय और चीन याद कैले है ना। ये 33 वाला भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें केंद्रीकृत व्यवस्था करने के लिए पूरी तरह से ब्रिटेन ने प्रपोजल लाता है कंपनी के सामने। कंपनी को पहला नंबर तो समाप्त कर देता है, पूरी तरह से जो व्यापार कर रही थी कंपनी भारत में उसको समाप्त कर देता है। व्यापारिक कंपनी कार्य नहीं करेगी। अब कंपनी कौन से काम करेगी, तो राजनीतिक काम करेगी। वल्ली प्रशासन शासन जो देखना था, सैन्य कानून व्यवस्था देखना था, ये काम करेगी। उसके अलावा ब्रिटेन के शासन के ट्रस्टी के रूप में कंपनी जो है भारत में काम करती है। नहीं समझ में आया? कंपनी जो है यहां पर ट्रस्टी के रूप में काम करती है, ब्रिटेन क्राउन के ट्रस्टी के रूप में काम करेगी। यानी कहा जाए तो ब्रिटेन इस बार मुंड बना लिया था कि हमको खुद से भारत में शासन व्यवस्था को लागू करना है, लेकिन नहीं करती है। क्यों? क्योंकि यहां पर उसको अनुभव नहीं था। कंपनी 200 लगभग सालों से कार्य कर रही थी। 1600 ईस्वी में कंपनी आई रहे, तो कुछ तो भारत के यहाँ जानकारी है, इसके कानून व्यवस्था, लोगों के बारे में, रहन सहन, संस्कृति और जो भी है धर्म है, इसके बारे में कंपनी क्या था, अवगत था पूरी तरह से। जिसके चलते बर्दाश्त कर लिया है। ब्रिटेन के क्राउन अपने हाथ में शासन लेने के चाह रहा था, लेकिन नहीं लेता है। सोचता है कि इस बार जो है कंपनी को आगे करके और खुद अपने हाथ में शासन को लेकर के भारत में, पूरे भारत में शासन व्यवस्था को लागू करना चाहेगा। देखिएगा कैसे। पहला काम तो कर देता है कि कंपनी के व्यापारिक कार्य को समाप्त कर देता है, और कंपनी अब जो काम करेगी व्यापारिक काम नहीं करेगी। क्या करेगी? तो ब्रिटेन के क्राउन के ट्रस्टी के रूप में काम करती है, यानी कि प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। सीधी सी बात है। उसके बाद देखिएगा तो केंद्रीकृत करने का यहां पर कोशिश किया गया है। पिछला 13 वाला में देखिएगा तो विकेंद्रीकरण करने की कोशिश किया गया है, क्योंकि उसमें देखिएगा मद्रास का गवर्नर को और बंबई के गवर्नर को क्या कर दिया गया था, विधि बनाने का अनुमति दे दिया गया था। लेकिन यहां पर इस अधिनियम में विधि बनाने का जो अधिकार था उसे वापस ले लिया जाता है। केंद्रीकृत व्यवस्था में खास करके क्या करता है कि बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी में जो कानून बनाने का गवर्नर को मिला था कि अनुमति की आप अगर चाहते हैं अपने क्षेत्र में तो दे सकते हैं, कानून लैंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका छीन लिया जाता है शक्ति, पावर को एक तरह से। और कौन बनाएगा कानून? अब बंगाल के गवर्नर जनरल भी नहीं बनाएंगे, उसके लिए एक सदस्य नियुक्त किया जाता है विधि सदस्य के रूप में। और यह सदस्य कहाँ रहेंगे? तो गवर्नर जनरल के कार्य करने के लिए एक कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया था, याद आ गया, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट में 4 गो सदस्य थे और पिट्स इंडिया एक्ट में 1 गो कम कर दिया गया था। और गवर्नर जनरल तो है ये थे। रेगुलेटिंग एक्ट में 4 प्लस गवर्नर जनरल, पिट्स इंडिया एक्ट में 3 प्लस गवर्नर जनरल। हाँ, कार्यकारिणी परिषद में उसी में क्या किया जाता है, 1 गो सदस्य और बढ़ा दिया जाएगा। इस अधिनियम के तहत 1 गो सदस्य क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। और वह सदस्य कौन से रहते हैं? विधि सदस्य। विधि सदस्य
लेकिन ये जो है कार्यकारिणी परिषद के अस्थायी सदस्य रहते हैं। इसीलिए देखिए एक को कोष्टक से बाहर रखे हैं, क्योंकि वोटिंग देने का अधिकार इनको है, इनको वोटिंग देने का अधिकार अभी नहीं मिला है, बाद में इनको वोटिंग देने का अधिकार मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी विधि सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं, यानी अस्थायी सदस्य हैं। वोटिंग नहीं दे रहे मतलब अस्थायी। किसका अस्थायी सदस्य है? कार्यकारिणी परिषद में एक विधि सदस्य को बढ़ाया जाता है, अस्थायी सदस्य रहते हैं, या वोटिंग नहीं करेंगे। और किसको नियुक्त किया गया था इस सदस्य के रूप में? एक सदस्य के रूप में विधि सदस्य किसको? तो लॉर्ड मैकाले, आप गोरे, मैकाले को नियुक्त किया गया था। लॉर्ड मैकाले, याद आ गया कुछ? विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को, आप गोरे हैं, मैकाले आप गोरे, याद रही? जरूर याद रही। यही देखिएगा अगला साल 33 के अधिनियम में एक सदस्य विधि बनाने के लिए बढ़ाया गया था, क्योंकि अब पूरे भारत का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, पूरे भारत को एक कानून के अंतर्गत चलाना है, जिसके चलते देखा जाए तो एक विधि आयोग का भी गठन करना पड़ता है। तो जस्ट अगला साल 33 के अधिनियम में यह प्रावधान आया था कि विधि बनाने का काम कौन करेंगे? तो विधि सदस्य करेंगे, ये कार्यकारिणी परिषद में रहेंगे। अब विधि जो बनाने का काम है गवर्नर जनरल का काम नहीं है, चाहे कोई भी प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल हो, अब विधि बनाने का काम किसका है? तो विधि सदस्य का है, जो कार्यकारिणी परिषद में रहेंगे। या वोटिंग नहीं देंगे, अस्थायी सदस्य है। अब बैठल कौन था? मैकाले आप गोरे, लॉर्ड मैकाले बैठल थे। और अगला साल देखिएगा तो एक विधि आयोग का गठन किया जाता है, जिसका अध्यक्ष कौन रहेंगे? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया है। कह सकते हैं कि विधि आयोग का गठन नींव किसने रखा? तो लॉर्ड मैकाले ने रखा। नींव किसने रखा? लॉर्ड मैकाले ने। यही देखिएगा 1860 आवत क्या होगा? आईपीसी धारा के रूप में भारतीय दंड संहिता जो हम लोग का आज है ना, तो उसका कहिएगा जन्मदाता किसको कहा जाता है? लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है, क्योंकि पूरी तरह से ये उस समय के जितने भी कानून थे एक संहिताबद्ध करने के रूप में लिखते हैं, पूरी तरह से संहिताबद्ध किया जाता है कानून को, और एक दंड संहिता बनता है जिसे आईपीसी 1860 में बन जाएगा। भारतीय दंड संहिता के जन्मदाता लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। आइए आगे हम लोग देखते हैं, जब आजाद हुआ था भारत तो उस समय भी विधि आयोग का गठन, प्रथम विधि आयोग का गठन 1955 में स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष शीतलवाड़ा साहब। हाँ चलिए आइए हम लोग देखते हैं, चार्टर एक्ट हम लोग देख रहे हैं। कहिएगा कि सर जी सेंट हेलेना अधिनियम काहे लिखे हैं यहाँ पर? तो 1833 के अधिनियम को सेंट हेलेना अधिनियम भी कहा जाता है। क्यों? याद कर, अरे याद कर जहिया हमारे रहला, हुनकर संगे फरार रहला, एहो याद कर जहिया हमारे रहला, हुनकर जोरे फरार रहला। सेंट हेलेना अधिनियम क्यों कहा जाता है? दक्षिणी अटलांटिक सागर में द्वीप था ब्रिटेन का एगो, जिसे व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन दे दिया था। लेकिन यहाँ पर 1833 के अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए जाते हैं, तो वहां भी कार्य समाप्त कर दिए गए थे व्यापारिक, सेंट हेलेना द्वीप पर भी। इसीलिए कहता है ब्रिटेन की वो वाला जो सेंट हेलेना द्वीप है ना, अब हमको दे दीजिए। तो इसी अधिनियम में ये बात कहा गया था, इसीलिए इस अधिनियम को सेंट हेलेना अधिनियम भी कहा जाता है। और इसका कार्यकाल 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी 20 वर्ष और कार्य करेगी। वैसे तो अस्थाई हो गया 20 साल के लिए, रिचार्ज हो गया एक तरह से, लेकिन ये अंतिम बार है।
अरे व्यापारिक काम तो बंदे हो गया, तो अब जो है कि ट्रस्टी के रूप में काम कर रही है, प्रतिनिधि के रूप में ब्रिटेन क्राउन का कंपनी। तो 20 साल तक ये सुनिश्चित हो गया कि जो है काम करेगी अभी। अब फिर जो है 53 में आएगा, तो 1853 के अधिनियम में देखेंगे तो वहां पर जो है 20 वर्ष का सुनिश्चित नहीं किया जाता है। यह जो है 1833 के अधिनियम में अंतिम बार किया गया था। 53 वाला जो चार्टर एक्ट आएगा उसमें नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और शुरू में कितना साल के लिए कंपनी आई थी, तो पहलका बार 15 साल खातिर, बाद में 20-20 साल खातिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। केंद्रीकृत व्यवस्था करने का कोशिश किया जाता है। हाँ, नहीं देख रहे हैं यहाँ पर जो बम्बई का और ये मद्रास का जो गवर्नर है उनकी शक्तियां विधि बनाने का छीन लिया गया, तो एक तरह से केंद्रीकृत करने की। अब पूरे भारत का एक ही आदमी जो है विधि बनाएगा, तो ये केंद्रीकृत व्यवस्था ही हुआ। इसमें खास करके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बार बार क्वेश्चन आने वाला है 1833 के अधिनियम में, कि भारत में जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी अधिकृत किया गया है क्षेत्र, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिग्रहण में है जो भी क्षेत्र, उसे अब ब्रिटेन का क्षेत्र माना जाने लगा। बताइए, भारत का क्षेत्र है, अब ब्रिटेन का क्षेत्र माना जाने लगा। इसीलिए यहां पर कई परिवर्तन किए गए हैं। खास करके अब कहा गया कि उस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, बंगाल के गवर्नर जनरल न थे जी, बंगाल के गवर्नर जनरल। कब से कब तक, तो 1828 ले 35 तक, 1828 से 35 तक लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्हीं के काल में ये चार्टर एक्ट आता है 1833 वाला। और क्या कहा जाता है कि अब ये जो बंगाल के खाली का है गवर्नर जनरल रहेंगे। हम लोग बहुत काम किए हैं सहायक संधि के द्वारा, देखिएगा तो पूरा क्षेत्र जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने में मिला लिया है। इसके बाद देखिएगा डलहौजी आएगा तो हड़प नीति के अंतर्गत बहुत सारा क्षेत्र क्या करेगा, अपने में मिला लेता है। तो ये लोग का बहुत बड़ा भारत के देखिएगा नक्शा बना देते हैं थोड़ा सा। तो देखिएगा इधर जो भी है सारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, सहायक संधि में खास करके मराठा वाला में देखिएगा तो मराठा में भी बहुत सारा, सभी क्षेत्र से तो संधिया करिए लिया था, उधर मैसूर से, कर्नाटक वगैरह से, हैदराबाद से करिए लिया था। तो अधिकांशतः भाग पर संधिया कर लिया था सहायक संधि में, इसलिए इसका अपना क्षेत्र हो गया था। इसीलिए कहा कि अब बंगाल के खाली हम गवर्नर जनरल थोड़े हैं, पूरे भारत का गवर्नर जनरल अब हम हो गए हैं। इसीलिए यहाँ पर बंगाल शब्द हटा करके गवर्नर जनरल में भारत जोड़ दिया जाता है। यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल में बंगाल शब्द हट जाएगा, अब भारत लग जाएगा। केवल अब बंगाली के गवर्नर जनरल नहीं ना है, बंगाल कहाँ तक था, तो आज के प्रेजेंट का जो पश्चिम बंगाल है या बांग्लादेश है, बिहार, उड़ीसा, इतना ही क्षेत्र को उस समय बंगाल कहा जाता था। लेकिन इसके अलावा भी तो ये लोग का जो है अपना गवर्नर का जो भी है कानून या देख रेख सारा करना होता था। मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी सारी तो इसी में थी। इसीलिए इसको कहा जाता है कि अब केवल बंगाल के नहीं रहे, पूरे भारत के गवर्नर जनरल हो गए। 1833 के अधिनियम में कहा जाता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो अभी इनका कार्यकाल लॉर्ड विलियम बेंटिक का 35 तक है, जरा सोचिएगा। 33 में अधिनियम आया है, तो यही ना अभी बैठेंगे किस पद पर, भारत के गवर्नर जनरल के पद पर। तो पहिलका भारत के गवर्नर जनरल कौन कहे जाएंगे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। बेंटिक गड़बड़ाइएगा नहीं, इसमें बेटी शब्द देखिए छुपा हुआ है, बेटी शब्द, बेटी, बेटी वाला जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल है। एगो बेटेन आता है, वो अंतिम है, लॉर्ड माउंट बेटेन, भारत का अंग्रेजी अंतिम गवर्नर जनरल है। भारत का अंतिम वायसराय कहिएगा, उस समय वायसराय हो जाता है, भारत का अंतिम वायसराय अंग्रेजी कौन था, तो लॉर्ड माउंट बेटन। उसमें बेटा है, इसमें बेटी है। तो भारत के ये है प्रथम गवर्नर जनरल, तो बेटी वाला याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, अब क्वेश्चन देखिएगा कैसे घुमाएगा।
बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, तो इन्हीं के काल में पद चेंज हुआ है तो इन्हीं को ना अंतिम कहेंगे। तब बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को कहा जाता है। अब भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को कहा जाएगा। यही क्वेश्चन में घुमा देता है। आइए हम लोग देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाला जो आया था उसमें क्या हो गया था। 1773 वाला रेगुलेटिंग एक्ट में तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और उस समय कौन थे पद पर बैठल था? वारेन हेस्टिंग्स, यही ना बैठल थे जी। वारेन हेस्टिंग उस समय बैठल थे। कब से कब तक? तो कहिएगा सर जी याद नहीं है। तो याद नहीं है तो कैसे काम चलेगा? गवर्नर जनरल सारा पढ़ाए हुए हैं, जाके प्ले लिस्ट में जाइए सारा देखिए। वारेन हेस्टिंग के समय में बंगाल का गवर्नर का पद परिवर्तन होता है, उसमें जनरल शब्द जोड़ दिया जाता है। तो प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स कहलाएंगे। अंतिम रूप से अगर पूछेगा कि अंतिम बंगाल का गवर्नर, खाली गवर्नर कौन है, तो वारेन हेस्टिंग। प्रथम बंगाल के रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद फिर पूछ देगा, फिर अधिनियम, इसके बाद एगो अधिनियम आता है 1853 के बाद 1858 का अधिनियम आएगा। उसमें चेंज होता है क्या चीज? भारत का गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया जाता है भारत का। तो उस समय कैनिंग का कार्यकाल रहता है। मेरे भाइयों जरा गौर से देखो, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में कैनिंग रहते हैं। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आएगा तो उसमें देखिएगा कि भारत के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया जाता है? तो भारत का वायसराय बना दिया जाता है। तो कैनिंग उस समय बैठल थे। तो प्रथम वायसराय कौन कहलाएंगे भारत के? तो लॉर्ड कैनिंग। अंतिम भारत के गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग। अब प्रथम भारत के गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। अंतिम भारत के गवर्नर जनरल कौन कहे जाएंगे? गड़बड़ा गए ना। अंतिम भारत के गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग। प्रथम भारत के वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग। अंतिम वायसराय भारत का, हाँ, सी राजगोपालाचारी अंतिम है। लॉर्ड माउंटबेटन मत मारिए, अंग्रेज पूछेगा, अंग्रेजी वायसराय अंतिम, तब लॉर्ड माउंटबेटन होगा। क्योंकि सबसे अंतिम में तो सी राजगोपालाचारी बने हुए थे। यदि प्रथम भारतीय पूछ देगा तो सी राजगोपालाचारी ही हो गए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो स्वतंत्रता जब हुई थी उस समय लॉर्ड माउंटबेटन थे, इसलिए उन्हीं का नाम लीजिएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के अंतिम तो सी राजगोपालाचारी। खेला सब बढ़िया है, गड़बड़ाइए नहीं। गवर्नर जनरल टोटल 6 पार्ट में पढ़ाए हुए हैं। 6 पार्ट में गवर्नर जनरल पढ़ाए हैं मेरे भाइयों, जरा जाके देख लीजिए, नहीं तो दिक्कत करेगा बहुत है। अब बहुत सारा उसमें डिस्कशन भी कराए हैं कि कौन सा गवर्नर जनरल के समय कौन सा कार्यकाल कितना से कितना तक है, मेन इंपॉर्टेंट कौन कौन से परिवर्तन किए हुए हैं। तो ये देख लीजिएगा तो माथा का दर्द जो है दूर हो जाएगा हमेशा के लिए। ये सब में से 1-2 क्वेश्चन तो आइए जाता है। और चार्टर एक्ट भी देख लीजिए, तो यहाँ केंद्रीकृत व्यवस्था करने का कोशिश किया गया। सबसे पहले क्या किया जाता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है 1833 के अधिनियम में। खाली बस नाम में परिवर्तन कर देवल तो हो जाए, अरे कुछ काम में भी तो परिवर्तन। हाँ, सैन्य शक्ति और नागरिक शक्ति दोनों जो है गवर्नर जनरल को ही दे दिया जाता है। और विधि बनाने वाला तो बताइए दिया आपको कि बाकी 2 जो गवर्नर जनरल बंबई और मद्रास वाला थे उनको समाप्त कर दिया जाता है। और इनको भी कहा जाता है कि जो विधि बनाने के काम होगा, अब एक विधि सदस्य के रूप में कार्यकारिणी परिषद में पद बहाल किया गया। लॉर्ड मैकाले को उस पद पर बैठाया गया विधि सदस्य के रूप में, वही अब विधि बनाने का काम करेंगे। और जस्ट अगला साल 33 में यह अधिनियम आया था, 34 में 1800 विधि आयोग का गठन किया जाता है। उसका अध्यक्ष कौन रहते हैं? लॉर्ड मैकाले। आप, हाँ, आप गोरे। आइए देखते हैं हम लोग लाइसेंस को समाप्त कर दी। कौन लाइसेंस? कौन लाइसेंस है? 1813 में बताए थे ना, बहुते सारा कंपनी को क्या कर दिया गया था, भारत में व्यापार के लिए दरवाजा खोल दिया गया था। आओ 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 व्यापार कर लो। क्योंकि चाय और चीन पर केवल
कंपनी क्या कर रही थी, व्यापार अपना एकाधिकार सुरक्षित रखी थी, बाकी सबके लिए दरवाजा खुला था। तो बहुत सारा ब्रिटेन की कंपनियां क्या करती है, चलो हम भारत से व्यापार करेंगे और राजा हो जाएंगे, दौड़ा दौड़ी कर दी। कहता कि नहीं, पता कैसे चलेगा कि ब्रिटेन के है कि फ्रांस के है, गड़बड़ हो जाएगा, लाइसेंस लेके जाना है। लाइसेंस अनिवार्य कर दिया था। यहां पर लाइसेंस को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है कि ये का है, क्योंकि अब भारत को ब्रिटेन का ही क्षेत्र मानने जाने लगा। जो कंपनी जहां पर शासन व्यवस्था कर रही थी उस क्षेत्र को ब्रिटेन का क्षेत्र माने जाने लगा। इसलिए वहां पर कहा जाता है कि अरे अपने ना आदमी है, ब्रिटेन के आदमी ना है, ब्रिटेन के क्षेत्र में लाइसेंस की क्या जरूरत है, व्यापार करना है चाहे रहना है, इनको लाइसेंस अब अनिवार्यता जो है समाप्त कर दी जाती है। खास करके व्यापारिक काम कंपनी का भी खत्म हो जाता है, तो इसके लिए और जरूरत नहीं रहता है, लाइसेंस इसका समाप्त कर दिया जाता है। जिसको व्यापार करना है सबके लिए खुला है, आओ व्यापार करो, रहना है कोई दिक्कत नहीं, रहो। एक अच्छा काम किया गया, योग्यता के आधार पर भर्तियों में नियुक्ति के लिए बात कही गई। खास करके जन्म स्थान, वंश, धर्म इत्यादि के आधार पर भेदभाव की बात को नहीं रखा गया। जन्म स्थान, वंश, धर्म, रंग के आधार पर अब भेदभाव नहीं किया जाएगा, इस अधिनियम में 1833 वाला में कहा गया है। इसके अलावा दास प्रथा पर रोक लगाने की बात कही गई है। ठगी प्रथा और सती प्रथा, खास करके लॉर्ड विलियम बेंटिक को इसी के लिए जाना जाता है। खास करके क्वेश्चन आता है कि सती प्रथा को कौन सा भारत का गवर्नर जनरल रोक लगाए थे, सती प्रथा। तो 1829 में राजा राम मोहन राय की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिक को सती प्रथा का उन्मूलन के रूप में जाना जाता है। ठगी प्रथा पर रोक, तो 1830 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ठगी प्रथा में भी देख लीजिएगा। हाँ, दास प्रथा पर भी रोक लगाया था, लेकिन लीगल रूप से 43 में 1843 में पूर्णतः जो है दास के खरीद बिक्री पर रोक लग जाता है। उस समय कौन गवर्नर जनरल रहते हैं, तो ये तो नहीं रहेंगे। अरे 35 में तो ये चल गए हैं, 43 में कौन रहता है, तो एलन बरो के पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, गवर्नर जनरल जाके देख लीजिए। एलन बरो के कार्यकाल में दास प्रथा पर 1843 में पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाता है। उस समय बहुत तरह के दास होते थे, राजा के काम करने के सेवा करने के लिए अलग, रानी के सेवा करने के लिए अलग, पटरानी के सेवा करने के लिए अलग, नौकरानी के सेवा करने के लिए अलग, गोबर पाथने के लिए अलग, बहुत तरह के दास होते थे। खाना बनाने के लिए रसोईया के रूप में दास होते थे, पानी भरने के लिए अलग होते थे, गाय भैंस चराने के लिए अलग दास होते थे, बहुत तरह के दास होते थे। हाँ, आज भी देखिएगा गांव घर में तो होते हैं, लेकिन फिर भी इस पे क्या किया गया है, रोक। कौन से गवर्नर जनरल, तो एलन बरो, लॉर्ड एलन बरो 1843 में दास प्रथा पर लीगल रूप से प्रतिबंध लगाए थे। लेकिन ये किस अधिनियम में, 1833 के अधिनियम में कहा गया था कि ठगी प्रथा हो, सती प्रथा हो, ये सब समाज में जो बुराइयां चल रही है उस पर रोक लगना चाहिए। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 1833 के चार्टर एक्ट जो है, खास करके कंपनी के यहाँ व्यापारिक कार्य को पूर्णतः बंद कर दिया जाता है और कहा जाता है कंपनी तुम राजनीतिक और प्रशासनिक कानून व्यवस्था जो भारत का है ये सब के लिए काम करो। ब्रिटेन की संसद डायरेक्ट, कई बार ये सवाल ब्रिटेन के संसद में भी उठा था कि इतना बड़ा क्षेत्र भारत है, कंपनी वहां पर कब्जा किए हुई है, बहुत सारे क्षेत्रों पर अधिकार कर लिए, फिर भी ब्रिटेन क्राउन वहां डायरेक्ट शासन क्यों नहीं कर रहा है। संसद में ये बात उठता था, लेकिन वहां के शासन संसद जो थे वो लोग जानते थे कि वह अमेरिका वाला हाल हो जाएगा। डायरेक्ट हमको तो भारत के बारे में अनुभव नहीं है, कंपनी वहां रह रही है तो उसको मालूम है कि भारतीय लोग की इच्छा क्या है, उनका व्यवहार विचार क्या चाहते हैं, सारा अनुभव कंपनी के पास था। ब्रिटेन के क्राउन के पास या संसद जो सीनेट था उनके पास कुछ भी अनुभव नहीं था, इसलिए वह जल्दीबाजी यहाँ भी नहीं करता है। लेकिन फिर भी यहाँ देखिएगा तो कंपनी के काम को बंद करके एक अपना प्रतिनिधि के रूप में ही कंपनी को आगे करके यहाँ पर काम करेगा और अगला बार देखिएगा कि कोशिश करेगा डायरेक्ट अब क्राउन
भारत में शासन करने के लिए, जो कि 1858 के अधिनियम में हम लोग को देखने का मिलता है कि कंपनी को सीधे समाप्त कर देता है। कंपनी के जो भी बॉडी था उसको समाप्त कर देता है। कंपनी दो बॉडियों पर चलती थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये दो बॉडियां के आधार पर कंपनी चलती थी। ये दोनों बॉडी को भी और कंपनी को भी पूर्णतः समाप्त करके डायरेक्ट जो है कंपनी यानी ताज का शासन चालू होगा 1858 के अधिनियम में। लेकिन इससे पहले हम लोग 1853 के अधिनियम देखेंगे, क्योंकि 20 साल के लिए क्या है एकाधिकार मिल गया है, तो 33 से 20 साल कितना होगा 53। आइए हम लोग 53 के चार्टर एक्ट देखते हैं क्या दिया है कि भारत सरकार किसे कहा जाता था। बार बार नाम सुनिएगा कि भारत सरकार भारत सरकार। चार्टर एक्ट में के दौरान या अधिनियम किसे कहा जाता था, तो 1833 में ही भारत सरकार का दर्जा किसको दिया जाता है, तो जो गवर्नर जनरल था और उसके सहयोग के लिए एक परिषद जो बनाया गया था कार्यकारिणी परिषद, दोनों के द्वारा गवर्नर जनरल कार्यकारिणी परिषद के संयुक्त रूप से क्या कहा गया, भारत सरकार कहा गया। और ये दोनों करता क्या था, तो विधि बनाने का काम करता था। तो इसके द्वारा बनाया गया विधि 1833 के चार्टर एक्ट के बाद अधिनियम का दर्जा दिया गया उसे। अधिनियम कब से कहा जाने लगा, तो 1833 के चार्टर एक्ट के बाद अधिनियम का दर्जा मिल जाता है। तो भारत सरकार में अब समझ लीजिए कौन है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नहीं है, इसमें गवर्नर जनरल और कार्यकारिणी परिषद, ये दोनों को संयुक्त रूप से भारत सरकार कहा जाने लगा। हो जब दिल न लगे दिलदार हमारे गलिया जाना, आ जाना आ जाना आ जाना आ जाना, जब दिल न लगे दिलदार हमारे गलिया जा। आइए हम लोग देखते हैं चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 में कुछ भी नहीं है, अब मानिए तो बहुत कुछ भी है। सबसे इसमें मुख्य चीज देखिएगा कि विधान परिषद का गठन किया गया है। आज जो हम लोग राज्यों में विधान परिषद देखते हैं ना, हाँ कहिए कहाँ सर जी, तब विधान मंडल का 2 अंग होता है, ऐसे तो 3 अंग होता है, वो राज्यपाल को भी अंग ही माना जाता है विधान मंडल का। आइए हम लोग देखते हैं चार्टर एक्ट 1833 क्या है। तो चार्टर एक्ट 1833 में कुछ नहीं खास, बस एगो चीज देखना है कि विधि बनाने के लिए जो सदस्य विधि आयोग का गठन किया गया था पिछला बार 33 वाला में, इस बार 12 आदमी को वो भी प्रतिनिधि के रूप में, क्षेत्रीय प्रतिनिधि रहते हैं, चुन करके ये आते हैं 12 लोग। सभी क्षेत्रों से 12 लोग को चुन कर लाया जाता है और एक विधान परिषद का गठन होता है। मित्रों, विधान परिषद का पहली बार गठन 1853 के अधिनियम के द्वारा किया जाता है। जो हम लोग आज राज्य में विधान परिषद देखते हैं ना, कहीं ना हम तो नहीं देखे हैं। अरे यूपी में विधान परिषद है, बिहार में भी है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब विधानसभा तो हर एक राज्य में है नहीं, कहिएगा केंद्र शासित में भी है। सर जी केंद्र शासित में भी है, तो दिल्ली वाला केंद्र शासित में भी विधानसभा है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, वहां भी क्या है, विधानसभा भी है। हर जगह केंद्र शासित में विधानसभा नहीं मिलेगा। दिल्ली और ये आपका जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित है वहां पर, उसके अलावा और कहां कहां है आप बताइएगा। अरे वैसे केंद्र शासित प्रदेश जहां सीएम बनते हैं वहां विधान सभा होगा। अब विधान परिषद, हाँ ये विधान परिषद जो है गड़बड़ा रहे हैं क्या, तो लीजिए ना, देख लीजिए विधान मंडल। कहिएगा सर जी पॉलिटी बताने लगे हैं, हाँ तो क्या करें, आपको नहीं समझ में आ रहा है तब कुछ बताना पड़ेगा। विधान सभा एगो होता है, कितना सीट है, अरे यूपी में अभी ना चुनाव भइल है 504 गो सीट के लिए, तो ये विधान सभा के ना यूपी में चुनाव भइल है। अब बुलडोजर बाबा आपके हली जीत गइल बड़न, जयकारा लगा के श्री रामचंद्र जी के। 504 गो यूपी में, अब बिहार में कितना है, तो 243 सीट है। बिहार के विधानसभा में 243 सीट है। वही देखिएगा तो बिहार और यूपी दोनों जगह विधान परिषद भी है, विधान परिषद भी है। मेरे भाइयों, ये विधान मंडल का ये अंग होता है। इसमें जो है आपका 75 गो बिहार का सीट है भाइयों, 75 गो बिहार का सीट है। यूपी वाला भाई लोग कमेंट में बताइए
कि यूपी में विधान परिषद के सीट कगो है, यूपी में विधान परिषद के सीट कई गो है। एक अंग विधान मंडल का और होता है, कहिएगा क्या क्या, राज्यपाल को अंग माना जाता है, अंग विधान मंडल का ही अंग माना जाता है। लेकिन 2 सदन है, सदन कितने हैं विधान मंडल के? 2, विधानसभा, विधान परिषद। हाँ, पॉलिटी में सारा एक एक अनुच्छेद एकदम मुंह में पलटवा देंगे, टेंशन मत लीजिए, खाली बस दम धैले रहिए, बस थोड़ा सा हमको वक्त दे दीजिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए ना भाई लोग, एकदम दिल खोल के। आपके पास तो बहुत सारा स्टडी से संबंधित ग्रुप होगा, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम वाला ग्रुप होगा, ग्रुप में शेयर कर दीजिए मेरे वीडियो को, मैं दिल खोल करके आपको पढ़ा दूंगा। आप उम्मीद नहीं किए होंगे, मैं जब दिल से पागल हो जाऊंगा तो आप कहिएगा वाह सर जी, वाह सर जी, वेल डन वेल डन, गर्दा मचा दिए आप तो। हाँ, बस खाली एक बार शेयर कर दीजिए। आपका भाई का चैनल है, इतना तो आपका कर्तव्य बनता है और मेरा भी बनता है आपसे हम कहें, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ भाइयों। सारा जो है पॉलिटी मैं आपको पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रख ले रहिए। कैसे कि अभी जो है दरोगा का एग्जाम है, आप जान रहे हैं डेट आ गया है, अभी पीएससी वाला भी, पीसीएस यूपी पीसीएस का भी, अभी पीएससी का भी, दोनों का एकदम मुँह पर एग्जाम है। हम चाह रहे हैं कि आधुनिक भारत में खत्म कर दें पूरी तरह से एग्जाम से पहले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप टिक करके आ जाइए वहाँ पर। अभी तो पोते पोती करना है ना, मेंस में लिखने का जरूरत है, तो मेंस के दृष्टिकोण से ही मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। यहाँ प्रीलियम्स का भी पीटी का भी क्वेश्चन बनेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो मेंस आप लिख के आइएगा, अच्छा से लिख के आइएगा कि पहली बार जो है केंद्रीकृत करने का व्यवस्था अपनाया गया किस चार्टर एक्ट में, तो 1833 वाला। और विधान परिषद विधि बनाने के लिए विधान परिषद का गठन किया गया, जिसमें 12 सदस्य थे। किस अधिनियम में, तो 53 वाला, 1853। इस समय कौन सा गवर्नर रहते हैं भारत में? डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ थ्योरी का नाम से जाना जाता है, उसने ही लाया था। गोद निषेध प्रथा को उसने ही तो लागू किया था, और बहुत ही काम किया है। रेल सेवा, डाक सेवा, तार सेवा सब तो जारी कैले है ना जी, सब पढ़ाए हैं ना आपको। हाँ, सारा चीज जो है डलहौजी लागू कैले है। हाँ देखिए, 1853 के अधिनियम में सबसे ज्यादा वीवीआई विधान परिषद का गठन किया गया, जिसमें 12 सदस्य क्षेत्रीय प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया गया था, और ये अस्थाई थे, ये वोट भी देते थे। ये विधि सदस्य क्या थे? अस्थाई मान लिया गया था, विधि सदस्य अब वोट दे सकते थे। हाँ, लेकिन जो विधि बनता था, विधेयक जो भी बनता था विधान परिषद में, उसका फाइनल सिग्नेचर अनुमोदन कौन करेंगे? तो भारत के गवर्नर जनरल उस समय जो होंगे वही करेंगे। यानी कौन उस समय थे? तो डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी को अंतिम रूप देने का कोशिश किया गया है। यानी कि अनुमोदन करने का काम अंतिम बार कौन करेंगे? भारत के गवर्नर जनरल करेंगे। और उनको वीटो पावर भी दिया गया था, अगर मन है तो वीटो पावर का भी इस्तेमाल गवर्नर जनरल भारत का कर सकते हैं। यानी ये भी दिया। कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया था, क्योंकि 1833 वाला में अंतिम बार 20 साल के लिए, इसमें नहीं किया गया था। अब यानी कि 1853 के बाद देखिएगा, तो जब मन करेगा तब डायरेक्ट ब्रिटेन का क्राउन अपने हाथ में शासन ले लेगा। और एगो बहाना मिल जाता है, 1857 का क्रांति जो सिपाही विद्रोह हुआ है 1857 में, पूरे भारत में हुआ, पूरे भारत में मानिए, उत्तर भारत ही नहीं पूरे भारत में मानिए। 6 फुट दक्षिण भारत में था, कमजोर था, लेकिन पूरे भारत में 1857 का विद्रोह होता है। और अगले साल 1858 में क्या होता है मेरे भाइयों? तो इलाहाबाद में आता है विक्टोरिया का आज्ञा पत्र, जिसको लॉर्ड कैनिंग पढ़ता है बैठ के, एन और एन पाना उघार के, ऐसे देखिए कैसे पढ़ रहा था। लॉर्ड कैनिंग जब विक्टोरिया महारानी का आता है आज्ञा पत्र, तो ऐसे पढ़ता है, पाना पलट के एने देखता है तो रामगढ़ में जाओ, इधर पढ़ता है तो बसंती के पीछे पिस्तौल नचाया। ये थोड़े लिखल था हमें, नहीं, उसमें लिखल था कि भारत का जो भी शासन व्यवस्था है अब कंपनी के और डायरेक्टर, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी है, दोनों बॉडी को समाप्त कर दिया जाए, कंपनी को भी पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए, बोरिया बिस्तर बांधने के लिए बोल दिया जाए कंपनी को। अब डायरेक्ट ताज का यानी कि ब्रिटेन के क्राउन का शासन चलेगा भारत में।
यानी प्रत्यक्ष रूप से अब यहाँ से 1858 के अधिनियम से शासन को करता है। उसके लिए दो काम करता है, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना देगा। केनिंग है प्रथम वायसराय, उस समय केनिंग रहता है गवर्नर जनरल के रूप में। बहुते दमन करने का प्रयास किया था सिपाही विद्रोह में, और दमन भी कर देता है, शांत भी कर देता है। और दूसरा का परिवर्तन किया गया था उसमें, इसमें नहीं, 58 वाला में। कौन चीज? तो ब्रिटेन के संसद में भारत सचिव का पद एगो सृजित किया था, और ये दोनों क्या करते थे? क्राउन को रिपोर्ट करते थे। वायसराय और भारत के सचिव दोनों मिल करके डायरेक्ट क्या करते हैं? ताज को रिपोर्ट करते हैं। ताज के माध्यम से ही प्रत्यक्ष रूप से अब 58 के अधिनियम से भारत में शासन चलेगा। लेकिन 53 वाला में कहा गया कार्यकाल निश्चित नहीं था 20 साल के लिए। 20 साल के लिए रहता तो कहाँ चल जाता? 73 फिर चल जाता। यहाँ देख रहे हैं 58 में अपने हाथ में शासन ले लेता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसमें कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। विधि बनाने के लिए विधान परिषद का गठन किया गया है पहली बार भारत में। बंगाल का जो गवर्नर जनरल थे 33 वाला में देखिएगा, उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया है। तो पूरा भारत का काम देखना था, बहुते काम आ गया था उनके जी में। मद्रास बम्बई वाला भी काम पूरे भारत में देखना था, तो बंगाल में ध्यान नहीं दे पा रहे थे। इसके लिए एगो बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल का पद नियुक्त किया जाता है। बंगाल में एगो क्या किया जाता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल का पद नियुक्त किया जाता है, क्योंकि बंगाल के गवर्नर जनरल 33 में भारत के गवर्नर जनरल बन गए हैं। आप पूरा भारत का काम देख रहे हैं, उनको बंगाल देखने का कहाँ से फुर्सत मिल रहा है। और एक परिवर्तन 1853 वाला अधिनियम में किया जाता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 24 गो जो थे ना, 6 गो कम कर दिया जाता है, 18 गो अब उसमें रहेंगे। सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का प्रारंभ किया गया 1853 के अधिनियम के तहत। इस तरह से चार्टर एक्ट 1853 हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे आगे 1858 के भारत शासन अधिनियम देखने से पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं। क्या? यहां पर अस्थाई बंदोबस्त को लागू, रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया गया है, महालवाड़ी बंदोबस्त को, सहायक संधिया और डलहौजी का हड़प नीति, राज्य हड़प नीति सिद्धांत, ये सारे चीज हम लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन हम लोग का पीछे का सिनेरियो जो है छूटा जा रहा है, क्योंकि आप जान रहे हैं वेलेजली आया था कब? 1798 से 1805 तक। तो 1798 का भी हमको सहायक संधि के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग बहुत आगे निकल जाएंगे। तो जो है कि समय के साथ रिलेट करते चलना है, तो इसलिए हम लोग सहायक संधि देख लेते हैं, और भी जो भी चैप्टर है उस समय के देख लेते हैं, 2-3 चैप्टर। उसके बाद हम लोग 1858 के अधिनियम को देखेंगे। 1858 का अधिनियम देखने से पहले 1857 के क्रांति भी देखना है, सिपाही विद्रोह में कानपुर से, हाँ, आरा से के नेतृत्व, लखनऊ से के कैले है, सारा चीज देखेंगे। तो आइए आज का क्लास को देते हैं यहीं विराम। जय हिंद, जय भारत।